बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल लीगल्स। बात करेंगे सरकार बनाम मुबैना ज़हीर गैंग के मुकदमे की। और आज के दिन में जो बहुत बड़ा फैसला आया है, टोटल 3 तरह के फैसला जात आए हैं आज के दिन में। एक मुख्तसर से वीलॉग के अंदर तीनों फैसला जात को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आज की रात के जो लाइव के अंदर इन तमाम फैसला जात को मुकम्मल तौर पर आपको पढ़ के सुनाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों के सामने रखेंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और दोनों अतराफ के लोग, एक तरफ जो लोग परेशान हैं, अफसुर्दा हैं इस फैसले की वजह से, उन लोगों के लिए भी, और जो कोई लोग भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी, इस फैसले के ऊपर बिल्कुल अनबायस्ड किस्म का मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, जो कानूनी तौर पर मेरे जैसे नाकिस इल्मी वाले बंदे के पास है, मैं वो आपके सामने रख देता हूं। जमानत का फैसला था, सबसे बड़ा फैसला। जमानत से शुरू करते हैं। मुलजमान, मरकजी मुलजमान ज़हीर और शबीर दोनों की आज जमानत के लिए, जमानत का फैसला सुनाने के लिए आज की तारीख रखी गई थी। फैसला महफूज किया गया था। पिछले हफ्ते में तफसीली बहस हो चुकी थी दोनों तरफ से। किसी फरीक को कोई एतराज़ नहीं था कि हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। दोनों तरफ से बहस हो चुकी थी। आज सिर्फ फैसला सुनाया गया था। दिन के वक्त तकरीबन 11 बजे के बाद जुबानी फैसला सुना दिया गया था। दोनों मरकजी मुलजमान की 2-2 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर करने का हुक्म सुनाया था जज साहब ने, जो बाद कोई तकरीबन दोपहर के वक्त में हमारे पास ये रिटर्न ऑर्डर्स भी आ गए, जो तीनों दरखास्तों के 3 जो जमानत के अलावा 2 और थी, इन तमाम चीज़ों के फैसला जात तकरीबन 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तीनों के फैसला जात हमारे सामने आ गए। जमानत से मैं शुरू करूंगा। जमानत होती क्या है, जमानत किसी को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी है आपके लिए कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जहां हम रहते हैं, जिस कानून को हम फॉलो करते हैं, ट्रायल के दौरान अगर अदालत समझती है कि केस के अंदर मुलजमान को जमानत पे छोड़ा जा सकता है, अदालत के पास मुनासिब वजूहात हैं, अदालत के पास कोई मुनासिब ग्राउंड है कि वो समझती है कि किसी को जमानत दे देनी चाहिए, तो दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती है। इससे कबल इन्हीं मुलजमान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तें इसी अदालत से खारिज हुई थी और उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज बाद अज गिरफ्तारी की जमानतें थी, और बाद अज गिरफ्तारी और कबल अज गिरफ्तारी के स्कोप में हम हमेशा ये बात करते हैं कि फ़र्क होता है। जो कबल अज गिरफ्तारी जमानत होती है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ कहा जाता है, जबकि जो बाद अज गिरफ्तारी होती है उसको ऑर्डिनरी रिलीफ कहा जाता है। और नॉर्मली बाद अज गिरफ्तारी की जमानत के अंदर जजेस का व्यू, कोर्ट्स का व्यू लीनियंट होता है, सख्त नहीं होता। अब इस मुकदमे के अंदर जो हालात बने हुए थे, इस मुकदमे के अंदर कई तरह के बयानात थे, बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो मिक्स हुए थे, और हमारे सामने कई ऐसी चीजें आई जिसमें बच्ची के 164 के बयानात का बार बार जिक्र आता रहा। बच्ची ने 164 का बयान, जो जिस वक्त बच्ची को लाहौर से रिकवर किया गया था, 26 अप्रैल को ही लाहौर के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने दे दिया था। उस बयान को हमेशा देखा जा रहा था। उसके बाद भी कोशिश की गई लाहौर के अंदर बयान करवाने की, लेकिन वो बयान नहीं हो सका। बहरहाल वो बयान एक मौजूद था। उसके अलावा सिंध हाईकोर्ट के अंदर 8 जून को जब बच्ची को छोड़ा गया था, तब भी सिंध हाईकोर्ट के अंदर एक बयान आया था बच्ची का, उस बयान का भी हवाला दिया जाता रहा है। आज जो मेन दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो अदालत ने मेन अपनी जो रीजन दी है, ऑनरेबल कोर्ट ने दी है कि इस केस में 2 वर्जन है, 2 तरह के बयानिए हैं, 2 तरह की कंटेंशंस हैं, 2 तरह के स्टांस हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहां एक तरफ मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी और प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि हमारी बच्ची अगवा हुई है, बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज है और ये मुकदमा चलना चाहिए और ये मुलजमान जो है ये उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वहां जो विक्टिम है, जो मगविया है, चूंकि उसके बयानात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, जो 164 के बयानात हैं, ये अदालत का ट्रायल का या बेल की स्टेज पर अदालत का काम नहीं होता कि वो बहुत सारी डीपर एप्रिसिएशन के अंदर बहुत ज्यादा डीपली जाए। टेंटेटिव असेसमेंट ही रहती है, चाहे वो बाद गिरफ्तारी हो, कबल गिरफ्तारी हो। तो अदालत ने कहा कि 2 वर्जन हमारे सामने आए हैं, 2 तरह के बयानिए आए हैं। मेहदी अली काज़मी कहते हैं अगवा हुई है बच्ची, बच्ची कहती है मैं अगवा नहीं हुई। और जहां 2 तरह के बयानिए हों, वहां प्रिंसिपली जिससे हम भी एग्री करते हैं कि ये कह दिया जाता है कि ये केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, केस के अंदर मजीद इंक्वायरी की जरूरत है। और वो इंक्वायरी कहां होगी, मजीद डिटेल्स कहां देखी जाएंगी, वो देखी जाएंगी ट्रायल के अंदर। जब ट्रायल चलेगा, ट्रायल कंक्लूड होगा, वहां पर इन चीजों को डिसाइड किया जाएगा। इस तरह की तमाम कंट्रोवर्सीज को वहां पर उसका फैसला किया जा सकता है, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने कहा कि मैं ये समझता हूं, जज साहब ने कहा कि मैं ये समझता हूं कि 2 वर्जन है और 2 बयानिए होने की वजह से ये केस फर्दर इंक्वायरी का है, इसलिए इसके अंदर बेल लेते हैं। लेकिन अदालत ने कुछ चीजें बड़ी वाजे की हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो पैराग्राफ
عدالت کی طرف سے خصوصاً ان لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے جن لوگوں نے اس چیز کی وجہ سے پریشان ہو جانا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کے جذبات جڑے ہیں، کچھ نہیں بے شمار لوگوں کے جذبات جڑے ہیں۔ پیراگراف نمبر 13 بڑا خوبصورت ہے۔ پیراگراف نمبر 13 کے اندر تمام خوشیاں واپس چھین لی جاتی ہیں، اور اس کے اندر یہ پہلے میں پیراگراف نمبر 13 آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ یہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میں اگین یہ کہوں گا کہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اگر ابھی تو اس ضمانت کو چیلنج کرنے کے لیے بھی فورم موجود ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر انہوں نے چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن ضمانت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مقدمہ ختم ہو گیا۔ ضمانت کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس ٹرائل کے دوران بندے کو کچھ چیزوں کے عوض باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ تم نے ٹرائل میں پیش ہونا ہے، ٹرائل میں حاضری لگانی ہے، لیکن مین ٹائم تم جیل میں نہیں رہو گے، جیل سے باہر رہو گے، جیل سے باہر بھی کسی کی کسٹڈی میں رہو گے، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ In view of above discussions, applicant accused person Zahir Ahmed and Shabir Ahmed are entitled for bail subject to their submission of surety in the sum of rupees 2 lakh each and PR bond, personal bond in the like amount. Accordingly, the instant bail application stands allowed. Release of accused on bail is not meant to give favor to accused but to make him face the trial, which otherwise is the sole object of every charge allegation, that it should meet its legal fate, which is subject to trial, and not by keeping the accused behind the bars. Moreover, release of accused on bail does not amount to his acquittal, but his judicial custody is transferred to a private person who is bound to produce the accused person before the court. It is pertinent to mention here that the prosecution would be at liberty to file cancellation of bail under section 497 subsection 5 CRPC in accordance with law if accused attempts to tamper with the evidence or hamper investigation or does not cooperate in investigation if further required so. However, the tentative assessment is made by this court which shall not prejudice the case of either party. عدالت یہ فرماتی ہے کہ ان دونوں ملزمان کی ضمانت منظور کی جاتی ہے اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ 2-2 لاکھ کا مچلکا لیں، 4 لاکھ روپے کے ٹوٹل مچلکے بنیں گے، 2 لاکھ کا ایک بندے کا، 2 لاکھ کا دوسرے بندے کا، اور ساتھ ایک پرسنل شورٹی بھی لیں۔ وہ بندہ ہوگا، وہ کوئی ذی شعور آدمی ہوگا جو آ کر ان کی شورٹی دے گا، جو گارنٹی کرے گا کہ یہ لوگ ہر ڈیٹ پر پیش ہوں گے۔ پھر عدالت نے کہا کہ یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم یہ بیل دے رہے ہیں تو اس کا مطلب رہائی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم جوڈیشل کسٹڈی سے اس کو ایک پرائیویٹ بندے کی کسٹڈی میں دے رہے ہیں تاکہ اس کو ہر ڈیٹ پر یہ پیش ہو، ہر ڈیٹ پر یہ پیش ہو کر ٹرائل کو فیس کرے۔ اور یہی اصل مقصد ہے، جب بھی کسی ملزم کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرائل فیس کرے، اور وہ عدالت نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل فیس کرے، یہ انویسٹیگیشن کو جوائن کرے، اگر کہیں پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ وہاں پر پیش ہو، اپنا موقف دے۔ اگر یہ نہیں ہوگا، اگر یہ پیشی میں کوپریٹ نہیں کرتا، اگر یہ مدعی کو انفلوئنس کرتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے، مائنر کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے، مغویہ کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے، اگر کسی بھی طرح سے یہ پروسیکیوشن کی وٹنس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ایویڈنس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو مدعی مقدمہ کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اس کی ضمانت کو خارج کروانے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر عدالت نے اس معاملے کو نمٹا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ ٹینٹیٹو اسیسمنٹ ہے، بادی النظر میں جو نظر آیا ہے وہ ہے، اصل کیس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا دونوں پارٹیز کے لیے۔ یہ کہہ کر عدالت نے ان کی ضمانت دے دی۔ اب چونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے، مجھے بھی کچھ کالز آئیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ان کو ضمانت دے دی تو اب بچی جو ہے واپس لاہور آ جائے گی، بچی ان کو دے دی جائے گی۔ تو اب میں آپ کو 2 درخواستیں جو دوسری ہیں، جن کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، کہ ایک تو ظہیر احمد ملنا چاہتا تھا مبینہ طور پر، جو اس کی مغویہ ہے کہ میری یہ بیوی ہے، مجھے اس سے ملنے کی اجازت دی جائے، جس پر عدالت نے کہا ہے کہ بھائی جان آپ ملنا تو بہت دور، آپ کو اس کے سامنے بھی نہیں لایا جائے گا، جب آپ اور وہ کورٹ کے اندر پیش ہوں گے تب بھی آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا، آپ کو اس سے دور رکھا جائے گا، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ اگر عدالت ان کو انوسنٹ سمجھتی تو یقینی طور پر عدالت اس کو فوری اجازت دیتی کہ یہ اپنی مبینہ طور پر جو مغویہ ہے اور مبینہ طور پر جو اہلیہ ہے اس کو جا کر ملے، لیکن عدالت نے ایسی اجازت نہیں دی اور وہ درخواست خارج کر دی۔ پھر اس نے کوشش کی کہ 164 کا بیان درج ہو جائے لڑکی کا دوبارہ، جس پر عدالت نے یہ آبزرویشن دی کہ اس سے قبل
बच्ची की तरफ से एक वकील साहब ने दरखास्त लाहौर के अंदर गुजारी थी, जिस दरखास्त के अंदर वकील साहब ने 23 जुलाई को, ये अली जाफरी साहब के केस की बात हो रही है, जिन्होंने कहा था कि हम बच्ची का दोबारा 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। लेकिन जब हमने अदालत को असिस्ट किया, अदालत को बताया कि इनके पास तो कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, इनके पास तो कोई वजह नहीं है, सिंध हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, सिंध हाईकोर्ट के फैसले की नजर में बच्ची ने वापस जाना है, इसलिए अदालत ने यह कहा कि चूंकि आपके पास कोई फ्रेश ग्राउंड नहीं है बच्ची का बयान दर्ज करवाने की, हम 164 का बयान नहीं लेंगे, और वो मुस्तरद कर दी गई थी। उसका हवाला देते हुए अदालत ने आज फिर 164 की दरखास्त खारिज की है और यह कहा है क्योंकि अली जाफरी साहब को असूली तौर पर, कानूनी तौर पर उस फैसले को चैलेंज करना चाहिए था और उन्होंने चैलेंज नहीं किया, इसलिए हम अब इसको अलाउ नहीं कर सकते और 164 का बयान नहीं होगा। यह कहकर अदालत ने 164 के बयान वाली दरखास्त को भी निपटा दिया। जो जरूरी चीजें हैं कि जमानत जो है वो रिहाई नहीं होती, मुकदमा फेस अभी भी करना पड़ेगा, ट्रायल चलेगा। अगर नहीं जाएंगे तो जो बंदा इनका गारंटर होगा, जो श्योरिटी होगा, उसको पकड़ लिया जाएगा और वो बाउंड होगा इनको प्रोड्यूस करने का अदालत के अंदर। ना तो ये कहीं निकल सकेंगे, ना कहीं भाग सकेंगे। ये सिर्फ पुलिस की जुडिशियल कस्टडी से, जुडिशियल साइड से, जो जेल के अंदर इनकी कस्टडी दी गई है, वहां से निकालकर एक प्राइवेट बंदे को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। दो चीजें बड़ी अहम हैं जिनका जिक्र हम आज रात के लाइव में पूरे ऑर्डर्स पढ़ के सुनाएंगे आपको, कि दारुल अमान के अंदर जाने वाली दरखास्त और लाहौर के अंदर 164 के बयानात देने वाली दरखास्त, ये दो दरखास्तें इनके गले पड़ी हैं, जिसका मैं उस वक्त भी जिक्र करता था कि ये दो दरखास्तें इनको ले डूबेंगी। तो आज उन दो दरखास्तों ने इनको ले डूबेंगी, दो दरखास्तों ने इनको डुबो दिया है और इनका नुकसान कर दिया है। मजीद आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी बहुत सारी चीजें। अगर ये ट्रायल चलेगा तो मैं आज भी इस चीज पे कायम हूं कि ये सजा का मुकदमा है और वो आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला अगर प्रॉपर ट्रायल चलता है, मामला चलता है, तो कानून के मुताबिक ये मामला पुलिस ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है थ्रू अपना चलान। अब इंशाअल्लाह ताला अदालत के अंदर भी मुद्दई मुकदमा और प्रोसिक्यूशन इसको साबित करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।